आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भोजनशाला विवादित ढांचे को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे बाबरी मस्जिद के फैसले के समान बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को पलट देगा। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमें उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को सुलझाएगा और इस आदेश को पलट देगा। बाबरी मस्जिद के फैसले से इसमें स्पष्ट समानताएं हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा के मुद्दे पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने कहा कि हैदराबाद और तेलंगाना के उन सभी छात्रों की ओर से जिन्होंने यह परीक्षा दी है, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्होंने जो किया वह बिल्कुल गलत था। ऐसा बार बार हो रहा है। ये 2024 में भी हुआ था और अब 2026 में हुआ, ये गलत है। नीट में जो हुआ, मैंने कल ही उस पर रिस्पॉन्ड भी किया और मैंने बस इतना ही कहा कि ये जो हुआ, हमारे 70,000 बच्चे हमारे हैदराबाद के और तेलंगाना के जिन्होंने नीट एग्जाम में एंट्रेंस लिखा, उनको भी, और साथ ही साथ लाखों बच्चों जिन्होंने एंट्रेंस लिखा, उन सबकी तरफ से मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, आपने जो किया एक सरासर गलत है। एक हरियाणा में, राजस्थान में जो हुआ उसको लेकर पूरा हिंदुस्तान में आपने कैंसिल किया, सरासर गलत है। इस पे बार बार हो रहा है, 24 में भी हुआ, 26 में भी हुआ, गलत है। मैं एक और बार इस पे डिटेल में विस्तार में बात करूंगा। भोजशाला मामले पर बीजेपी के पूर्व नेता और मौजूदा विधायक टी राजा सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद भी हिंदू संगठनों ने कई सालों तक संघर्ष किया। लगभग 124 साल बाद आज भोजशाला का मामला हिंदुओं के पक्ष में आया है और फैसले भी सुना दिया गया है। पूरे मंदिर परिसर में लगभग 98 देशों में एक सर्वे किया गया था, वही इसका आगे उन्होंने समर्थन किया है। भोज जी ने ये एक मंदिर बनाया था माँ सरस्वती जी का। अंग्रेजों के समय से वहां हिंदुओं का मंदिर था बोलकर एक युद्ध जैसी एक लड़ाई चल रही थी। भारत को आज़ादी मिलने के बाद में भी हिंदू संगठनों ने कई वर्षों से लीगली कोर्ट में यहाँ केस को उन्होंने मूव किया और वहाँ भी यहाँ केस पेंडिंग था। लगभग 124 वर्षों के बाद में आज भोजशाला सरस्वती माँ जी का जो मंदिर का जो केस था, आज हिंदुओं के समर्थन में यहाँ केस आया है। अभी जजमेंट भी आ चुका है। लगभग 98 डेज तक एएसआई द्वारा पूरे मंदिर के प्रांगण में सर्वे हुआ था। ऐसे बहुत सारे सबूत मिले थे कि यहाँ मंदिर था, मंदिर को तोड़ने का प्रयत्न किया गया। राजा भोज जी द्वारा बनाया हुआ सरस्वती माता जी का मंदिर था। एएसआई रिपोर्ट के आधार पर आज कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है और वही भोजशाला मंदिर की जो प्रतिमा थी आज ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हिंदुओं ने पहला केस जीता था अयोध्या राम मंदिर, दूसरा केस जीता है भोजशाला का, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आसमान को छूने वाला राम मंदिर आपने बनवाया है, उसी प्रकार से उसी तर्ज पर राजा भोज जी द्वारा बनाया हुआ सरस्वती जी का भोजशाला मंदिर भी भव्य रूप से बने। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों के भी लोग आकर वहां पर दर्शन करेंगे। साथ ही साथ विष्णु शंकर जैन जी जो निरंतरन हर मंदिर मठ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भोजशाला मंदिर का केस भी उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में जितवाया है। मैं हमारे विष्णु शंकर जैन जी को भी निवेदन करना चाहता हूं और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है। और निवेदन यह है कि भारत में ऐसे अनेकों मठ मंदिरों को तोड़कर लैंड जिहाद किया गया, सारे मठ मंदिरों को जिता कर दीजिए। ये मैं हमारे विष्णु शंकर जैन जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज का हिंदुओं की जो आस होती है ना, जो लालच होती है ना, वो बढ़ते जा रही है। तो भोजशाला का मंदिर का जो जजमेंट आने के बाद में हिंदुओं की और लालच बढ़ चुकी है। आने वाले समय में हिंदुओं का ये विश्वास बढ़ रहा है कि हम भोजशाला भी जीतेंगे। भोजशाला तो जीत चुके हैं, कुतुब मीनार भी जीतेंगे, ताजमहल भी जीतेंगे, वो अनेकों मंदिर जीतेंगे जहां जहां पर इन जिहादियों द्वारा तोड़कर इनके जो अड्डे बनाए थे, लैंड जिहाद किया गया था हमारे मठ मंदिरों को तोड़कर।
देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया गया है। इसी बीच इसके पहले भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि चुनाव खत्म होने के बाद ही देश में महंगाई का आसमान टूटेगा। वहीं इसके बाद से अब जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा किया गया है, विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी बीच तेलंगाना के मिनिस्टर किशन रेड्डी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने तर्क देते हुए सरकार की समर्थन करने की अपील की है। आज युद्ध वातावरण भी है। लगभग 6 महीने से अलग अलग देशों का आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत बढ़ गए। स्पेशली पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, गोल्ड का इश्यूज के कारण अलग अलग देशों का आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर हुआ। भारत का भी वही स्थिति है। सभी देशों में, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, जापान हो, यूके हो, अरब कंट्रीज हो और यूनाइटेड स्टेट्स हो, सभी जगह पेट्रोलियम का रेट्स बढ़ गए। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं बढ़ा, क्योंकि ये देश का इश्यू नहीं है, मोदी का इश्यू नहीं है, इंटरनल इश्यू नहीं है। क्योंकि अभी भी 90% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। बहुत देशों से लगातार इस 6 महीने से रेट्स बढ़ाया और पेट्रोल मिल रहा भी नहीं। फिर भी भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मेहनत करके अलग अलग देशों से, लगभग 40 देशों से आज डीजल पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे। उनके मनमाना सभी देश रेट्स बढ़ाया। वो 6 महीने भी भारत सरकार बेर किया है, जो कंज्यूमर के ऊपर, जनता के ऊपर उसका बर्डन नहीं डाले हैं। आज स्थिति हाथ से चले गए, क्योंकि ये इंटरनल इश्यू नहीं है, इंटरनेशनल इश्यू है। देश को, लोगों को पेट्रोल देना पड़ेगा, डीजल देना पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते हैं। इसी दृष्टि में थोड़ा रेट्स बढ़ाया। ये जनता ये सोचना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कोई 1 रुपये बर्बाद नहीं करते हैं। जितने पैसे पेट्रोल के द्वारा हो, टैक्सेस के द्वारा हो, खर्च करते हैं, देते हैं सरकार को, वो पूरा देश के हित के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए कुछ अपोजिशन पार्टीज गलत प्रचार कर रहे। मोदी जी के कारण पेट्रोल रेट्स नहीं बढ़े, दुनिया में सभी देश बढ़ाया, जो वार स्थिति के कारण रेट्स बढ़ाना पड़ा। ये सभी लोग अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये इश्यू पर नरेंद्र मोदी जी को समर्थन करें। धन्यवाद। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने तेलंगाना सरकार पर आरोप लगाया कि उसने बंदी साई भागीरथ को खुली छूट दे रखी है, जिसके खिलाफ एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के मामले में पॉक्सो के तहत केस दर्ज है। उन्होंने कहा कि आरोपी 1 हफ्ते से ज़्यादा समय से फरार था, जबकि राज्य सरकार ने इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सिलसिला के विधायक ने कहा कि कांग्रेस सरकार आदतन में पीड़ित के लिए लड़ने से इंकार करके अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रही है और कथित तौर पर इसके बजाय आरोपी को संरक्षण दे रही है। तेलंगाना के पूर्व मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब तेलंगाना हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में भागीरथ द्वारा दायर अंतिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाला है। 8 मई को केंद्रीय गृह मंत्री बंदी संजय के घर पर तब हंगामा मच गया जब 17 साल की एक लड़की ने परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद उनके बेटे बंदी भागीरथ के खिलाफ पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कराया। शिकायतकर्ता के अनुसार भागीरथ ने पीड़िता को शराब पिलाई और हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित एक फार्म हाउस में 3 अलग अलग मौकों पर उनका यौन उत्पीड़न किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पुट्टपर्थी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना की आधारशिला रखने की समारोह के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की दूरदर्शिता, तकनीकी फोकस और विकास के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंह ने नायडू के प्रौद्योगिकी के प्रति जुनून और भविष्योन्मुखी सोच की सराहना करते हुए कहा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में मैंने कई नेताओं को देखा है और कई प्रतिनिधियों के साथ काम करने का अवसर भी मिला है। मैंने कई दूरदर्शी लोगों के साथ काम किया है, लेकिन नायडू गारो में प्रौद्योगिकी के जो जुनून, विकास के प्रति प्रतिबद्धता और भविष्य का पूर्वानुमान लगाने की दूरदर्शिता है, वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। वही राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि मेरी राय में नायडू के मामले में संकीर्ण सोच रखना असंभव है। सिंह ने आंध्र प्रदेश के प्रगति के प्रति मुख्यमंत्री के समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए काम किया है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसकी सराहना न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हुई है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायडू ने एएमसीए परियोजना को आंध्र प्रदेश की तेजी से काम करने की क्षमता और एक प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षा का प्रतीक बताया। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि मोदी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नाकाम रहे हैं, वे चीज़ों को ठीक से संभाल नहीं पाए।
कोविड के दौरान उन्होंने कहा था, घंटी बजाओ दिया जलाओ। मैं तेल का इस्तेमाल कम कैसे कर सकता हूँ, मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ, मैं अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करना कैसे बंद कर सकता हूँ। आप सभी केंद्रीय मंत्रियों से कह सकते हैं कि वे अपनी सुरक्षा कम कर लें। ठीक है, मान लिया, बाकी सब भी ऐसा ही करें, लेकिन किसी को भी देश से बाहर यात्रा नहीं करनी चाहिए। यह कैसे मुमकिन है? यह उनकी कमाई है, यह उनकी मर्जी है। तमिलनाडु के कैबिनेट मंत्री और टीवीके के महासचिव आधव अर्जुन ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर किए गए विवादित बयानों को लेकर सतर्क रुख अपनाया है। उन्होंने दावा किया कि स्टालिन को इस विषय की सही समझ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए अर्जुन ने समाज के धर्मनिरपेक्ष पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी धर्मों के लोगों के साथ समान सम्मान और बराबरी का व्यवहार करती है। हालांकि टीवीके नेता ने यह भी बताया कि तमिलनाडु की राजनीति नींव हमेशा से ही समानता के सिद्धांत पर आधारित रही है। एक स्पष्ट क्षेत्रीय अंतर बताते हुए उन्होंने दावा किया कि जहां उत्तरी भारत में सनातन धर्म का मतलब हिंदू धर्म ही है, वहीं तमिलनाडु के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में भी इसे अक्सर असमानता से जोड़कर देखा जाता है। वहीं आधव अर्जुन ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन को इस मुद्दे पर अपने रुख के बारे में और ज़्यादा स्पष्टता देनी चाहिए। आधव ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन को पता नहीं है कि सनातन धर्म क्या है। हिंदू, मुसलमान और ईसाई हम हमेशा सबके साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं। निजी तौर पर मेरा भगवान में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन एक मंत्री के तौर पर मुझे सबका सम्मान करना पड़ता है। हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं हैं, हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं। हिंदुत्व का मतलब है किसी एक धर्म को जबरदस्ती थोपना। आगे उन्होंने कहा कि बेशक हमें सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। तमिलनाडु हमेशा से ही समानता पर आधारित रहा है। उत्तर भारत में सनातन धर्म का मतलब हिंदू धर्म होता है, तमिलनाडु में सनातन धर्म का मतलब असमानता है। बेशक उन्हें इस बात के बारे में साफ तौर पर बताना चाहिए। हम हमेशा असमानता के खिलाफ रहे हैं, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री मोदी से कपास पर लगने वाले 11% आयात शुल्क को तत्काल हटाने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण राज्य का कपड़ा और परिधान क्षेत्र गंभीर संकट का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक पत्र में सीएम विजय ने कहा कि कपास और धागे की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी ने कपड़ों के निर्माताओं पर जबरदस्त दबाव डाल दिया है और इस क्षेत्र पर निर्भर लाखों मजदूरों की रोजी रोटी को खतरे में डाल दिया है। वहीं तमिलनाडु को भारत का सबसे बड़ा कपास और परिधान निर्यात करने वाले राज्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह उद्योग लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि तमिलनाडु का कपड़ा और परिधान उद्योग कपास और धागे की कीमतों में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी के कारण एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से घरेलू कपास उत्पादन में कमी और पूरे देश में बढ़ी हुई व्यापारिक गतिविधियों के कारण हुई है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है और कपड़ा निर्माताओं पर असर पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति अब केवल आयात के माध्यम से ही सुनिश्चित की जा सकती है, लेकिन कपास पर मौजूदा 11% आयात शुल्क के कारण आयात महंगा और उद्योग के लिए अलाभकारी साबित हो रहा है। देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आज से बढ़ गए हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पेट्रोल की कीमत में 3.14 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3.11 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी के दाम भी 2 रुपये प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। ईंधन की इस बढ़ोतरी कीमतों का असर अब आम लोगों की जेब पर सीधा पड़ने वाला है। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने वाले हैं और रोजमर्रा की कई चीज़ों में भी महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार की आलोचना की है। उन्होंने लिखा कि गलती मोदी सरकार की है और इसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि अभी 3 रुपये का झटका दिया है, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता बनी हुई है। सरकार और तेल कंपनियों का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों की वजह से कीमतों पर दबाव बढ़ा है। वही जब से तेल में बढ़ोतरी की गई है उसके बाद से आम जनता भी परेशान है और उन्होंने भी अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की है। कहते हैं उन लोग कैसे भी बढ़ाते रहते हैं, वहाँ तो बाहर जंग हो रहा बोलते हैं। इन लोग कब कम करते कब ज़्यादा करते वो तो नहीं मालूम है ना। वो तो पूरा पब्लिक पे ऊपर गिरा, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते अपन। काम करना है, काम करने वाले हैं, कैसे भी पेट्रोल डाला के जाना पड़ता है। क्या करेंगे? किसको पूछेंगे? मोदी साहब बोलते संडे के दिन बंद कर दो बोलते, वो अच्छा ही है। ये कैसा काम होता है? नहीं हो सकता ना, ऐसे ही चल रहा दुनिया।
सब वैसे है ना, हम लोग हैं वैसे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर मानते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि इस स्थल पर हिंदू उपासना की परंपरा निरंतर बनी रही है और समय के साथ नियमित पूजा कभी समाप्त नहीं हुई। अदालत ने यह भी माना है कि ऐतिहासिक अभिलेखों, साहित्य संदर्भों और स्थापत्य प्रमाणों से यह स्थापित होता है कि भोजशाला राजा भोज के समय सांस्कृतिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी तथा वहां देवी सरस्वती का मंदिर मौजूद था। पीठ ने यह भी कहा है कि अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों के संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखा गया है। पीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि हम उन सभी वकीलों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अदालत की सहायता की। हमने तथ्य और एएसआई नियमित अधिनियम की जांच की। पुरातत्व एक विज्ञान है और इस पर आधारित निष्कर्षों पर भरोसा किया जा सकता है। वहीं अब इस पर दूसरे पक्ष का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसले की समीक्षा करेंगे। जी क्या? हाईकोर्ट ने फैसला, हाँ, हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसमें। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। वकार सादिक, शहर का जिला। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।